हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के 2019 में हुए यूजीसी नेट के पेपर को सॉल्व करेंगे और आने वाली वीडियोस में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर नए हैं आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। तो दोस्तों, ये जो पेपर है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो जून 2019 का है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से किसने सुझाव दिया था कि सुरक्षा का भाव अब सैनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तृत होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बैरी बुज़न है। इन्होंने ये कथन कहा था और हम लोग सेकंड पे सेलेक्ट करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देना हमें। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस पुस्तक में लेखकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को भाषा, संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय अस्मिता और रीति रिवाजों की पारंपरिक संरचना के क्रम विकास के लिए शर्तों के अधीन वहनीयता के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो बुक का नाम है जिसमें सामाजिक सुरक्षा के बारे में ये कथन कहा गया है उसका नाम है सिक्योरिटी अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। इस पुस्तक को 1998 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट पावर राजनय से संबंधित नहीं है? क्रेडिट लाइन, सांस्कृतिक संबंध और नागरिक सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में नागरिक सुरक्षा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष में भारतीय नौसेना ने मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंश्योरिंग सिक्योर सीज सिद्धांत घोषित किया? तो इसका आंसर 2015 होगा। 2015 में मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंश्योरिंग सिक्योर सीज सिद्धांत को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश नीति का एक यथार्थ परक उपागम नहीं है? स्वायत्तता का सिद्धांत, राष्ट्रहित, मंडला सिद्धांत और जो अगला है सहिष्णुता। तो विदेश नीति में सहिष्णुता एक यथार्थ परक यानी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? बहुलतावादी, शत्रुतावादी, गूढ़ और विरक्त। तो इसका आंसर होगा बहुलतावादी। निम्नलिखित में से किस समस्या के समाधान के लिए डेटॉन अकॉर्ड या डेटॉन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना में विवाद चल रहा था, जो समस्या था, उसके लिए ये शांति समझौता किया गया था। तो इसका आंसर होगा सेकंड। महत्वपूर्ण सुरक्षा अध्ययन सिद्धांत किस पर आधारित है? शक्ति और गठजोड़ का संतुलन, तार्किक विकल्प और व्यक्तिनिष्ठता, नव यथार्थवाद और रचनात्मकतावाद और चौथा है व्यक्तिनिष्ठ
ज्ञान मीमांसा और वस्तुनिष्ठ वस्तु मीमांसा। तो इसका आंसर जो है वो यही होगा, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान मीमांसा और वस्तुनिष्ठ वस्तु मीमांसा, यानी कि फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा के सफल कार्यकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? राज्यों को निश्चित रूप से शक्ति में लगभग समान होना चाहिए, ये तो है। सभी राज्यों को आक्रांता के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवश्यक ही इच्छुक होना चाहिए, ये भी है। योजना के क्रियान्वयन और सहयोग की निगरानी के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अवश्य ही तैयार होना चाहिए, ये भी है। और प्रमुख शक्तियों को क्षेत्रीय स्तर पर छोटे राज्यों के द्विपक्षीय संघर्षों का समाधान करना चाहिए, ये नहीं है। तो सामूहिक सुरक्षा में जो चौथा पंक्ति है वो नहीं आता है। तो इसका आंसर 4 होगा, इसको टिक कर देते हैं हम लोग। और जो 10वां क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसे भू राजनीति संबंधी जर्मन विचारधारा के प्रमुख चिंतक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल हॉशोफर, स्पाइकमैन, रोमेल और मैकेंडर। तो इसका आंसर होगा कार्ल हॉशोफर। ये हिटलर के सलाहकार भी थे। साझा बाजार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मौलिक दस्तावेज अब किसके अंतर्गत 1957 में यूरोपीय संघ के हस्ताक्षर द्वारा समाहित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो रोम की जो संधि हुई थी उसके द्वारा यहाँ पे समाहित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिंतक ने कहा था कि विजय युद्ध में मुख्य लक्ष्य है? यदि इसमें लंबे समय तक देर होती है तो हथियार भोथरे हो जाते हैं और मनोबल गिर जाता है। इसका आंसर देखिए चौथा होगा, सन त्सू ने ये कहा था। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार अकरंद है, तो अकरंद मतलब होता है पृष्ठ प्रदेश का मित्र। अकरंद पृष्ठ प्रदेश का मित्र, यानी तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने अपने लेखन में भूमि के 9 प्रकारों का वर्णन किया था? तो इसका आंसर भी सन त्सू है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनय के कितने रूपों का उल्लेख किया? कितने रूपों का उल्लेख किया? तो इसका आंसर होना चाहिए 6 रूपों का उल्लेख किया था। 16वां प्रश्न, वायु क्षेत्र पर अधिकार हासिल करने का अर्थ है विजय, वायु क्षेत्र में हारने का अर्थ है पराजय, और शत्रु द्वारा आरोपित किए जाने वाले सभी शर्तों के प्रति समर्पण, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन हो सकता है? ऑप्शंस में एक ही है, गाइलो डूहेट, तीसरा ऑप्शन, यही सही आंसर है। 17वां प्रश्न है, कौटिल्य की विजिगीषु की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो विजिगीषु होता है वो होता है भावी विजेता। भावी विजेता। ऑपरेशन गुड नेबर किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन गुड नेबर था वो इज़राइल और सीरिया में जो सिविल वॉर हो रहा था
उस समय इज़राइल वहाँ हेल्प किया था, तो उसी से इसका नाम ऑपरेशन गुड नेबर पड़ा था। निम्नलिखित में से किस देश में ह्यूमन वेव आक्रमण का प्रयोग किया गया है? ह्यूमन वेव आक्रमण, तो ये ईरान इराक वॉर के समय जो है ईरान ने ह्यूमन वेव अटैक का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किसने आतंक को अविश्वसनीय शक्ति वाले मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हेनरी किसिंजर तो नहीं है, जैक्स सॉस्टल, डेविड गैलुला भी नहीं है, जेराल्ड टेम्पलर भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है जैक्स सॉस्टल। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एफएमसीटी एक ऐसी संधि है जो भविष्य में निम्न में से किसके उत्पादन को निषिद्ध करती है? तो जो फिसाइल मटेरियल होते हैं वो यूरेनियम और प्लूटोनियम होते हैं, तो इन्हीं की उत्पादन को निषिद्ध करता है एफएमसीटी, तो इसका आंसर सेकंड होगा। और ये अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, पद P5+1 किससे संबंधित है? तो जो P5+1 है वो P5 कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, और +1 जर्मनी है, और ये P5+1 ईरान के साथ नाभिकीय संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस संधि में यह प्रावधान है कि चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों का अनन्य रूप से प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश ने युद्ध में भारी संख्या में पुरुषों की मृत्यु के कारण बहुविवाह को अनिवार्य बनाया था? तो इसका आंसर एरिट्रिया होगा। किस देश में 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर है ट्यूनीशिया। कहाँ गया ट्यूनीशिया? थर्ड, 9 डैश लाइन किस जल क्षेत्र से संबंधित है? साउथ चाइना सी, यानी दक्षिणी चीन सागर। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? एजिस अमेरिका से संबंधित है ये। किस वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ? प्रोटोकॉल 1997 में साइन किया गया था, और ये लागू जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। भारत अमेरिका सामुद्रिक सुरक्षा वार्ता 2017 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये 2017 कहाँ आयोजित हुई थी? रॉड द्वीप पे, रॉड आइलैंड फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आपको कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, तो पिछले 1 साल या 2 साल का करंट अफेयर आपको डिफेंस से रिलेटेड पढ़ना होगा, इम्पॉर्टेंट होता है ये। रूस का
कांट एयरबेस कहाँ अवस्थित है? तो रूस को जो एयरबेस है वो है किर्गिस्तान। अमेरिकी सीनेट ने किस वर्ष में ब्राउन अमेंडमेंट को पारित किया? ये था 1995 में। निम्नलिखित में से किस देश ने शीत युद्ध के कालखंड के दौरान शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार का विकास किया और उसको प्रयुक्त किया? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये कौन हो सकता है? ये है सोवियत संघ। ईरान के अभिजात अर्धसैनिक बल को किस नाम से जाना जाता है? द रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से। किस वर्ष में एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की स्थापना की गई? इसका आंसर है 2001 में। कौन सा देश मलक्का दुविधा से संबंधित है? चीन। उसका आंसर होगा चाइना। किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग स्थित है? तीसरा आंसर है केरला, कोझिकोडे। सिम्बेक्स से क्या तात्पर्य है? तो सिम्बेक्स का एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। नितिन गोखले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये जो है सियाचिन सागा के नाम से है। बियॉन्ड NJ 9842 सियाचिन सागा। भारतीय थल सेना के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का क्या तात्पर्य है? कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की आक्रमणात्मक स्ट्रैटेजी है। कोल्ड स्टार्ट ये इंडो पाक बॉर्डर पे सैनिकों को डिप्लॉय करने की जो स्ट्रैटेजी है उसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका थर्ड आंसर। भूतपूर्व राज्य मंत्री अरुण सिंह निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका नाम था, ये डिफेंस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी जिसको रक्षा व्यय संबंधी अरुण सिंह समिति के नाम से जाना जाता था। ये निम्नलिखित में से किस अद्वैता ने एक एकीकृत भारतीय राजनीतिक इकाई के सृजन के लिए ब्रिटेन वासियों को श्रेय दिया था, जिसमें रक्षा की स्ट्रैटेजिक नीति एवं आक्रमण, सामुद्रिक सुरक्षा और भूमि की सुरक्षा थी? तो ये जो श्रेय दिया था वो जॉर्ज F कैनन ने दिया था। जॉर्ज F कैनन फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फास्ट जितना हो सकता है वो उसको सॉल्व कर रहा हूँ। भारत और जापान सरकार के किन दो मंत्रियों या अधिकारियों ने 2+2 वार्ता में भाग लिया है? इसका आंसर है फोर्थ, विदेश सचिव और रक्षा सचिव। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तीसरा, इसका आंसर है क्षेत्र में सैनिक अड्डों की स्थापना। सैन्य अड्डे स्थापित नहीं करता ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु जल संधि
IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत भारत को किन नदियों पर एकनिष्ठ अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है रावी, व्यास और सतलज नदी पे भारत को अधिकार प्रदान किए गए हैं, और झेलम, सिंधु और चिनाब को पाकिस्तान के अधिकार में रखा गया है। तो इसका आंसर सेकंड है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा समूह देश के सुरक्षा सरोकारों की स्ट्रैटेजिक समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी स्ट्रैटेजिक नीति समूह, बी सेकंड। 2015 में कमीशन हुए ग्रेट निकोबार द्वीप पर निर्मित फॉरवर्ड नेवल बेस निम्नलिखित में से कौन सा है? फॉरवर्ड नेवल बेस है वो फोर्थ बाज नामक फॉरवर्ड नेवल बेस है। अगला क्वेश्चन है UNODC निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय है? तो ये ड्रग्स एंड क्राइम से रिलेटेड है ये, यानी मादक पदार्थों और संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान, फोर्थ। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अध्याय के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है? तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के 10वें अध्याय के तहत इसकी स्थापना की गई है। यूनाइटेड नेशन घोषणा पत्र के अध्याय 9 का अनुच्छेद 55 किसको प्रोत्साहन देता है? तो जो 9th चैप्टर में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, सेकंड। शांति एवं सुरक्षा के संरक्षण और संघर्ष के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दमनात्मक साधन नहीं है? मध्यस्थता सॉफ्ट पॉलिसी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अगले प्रश्न में ये पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन आपदा की किस श्रेणी से संबंधित है? जैविक, भौगोलिक, जल वैज्ञानिक या मौसम वैज्ञानिक? तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा मौसम वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा एक लक्ष्य सम्मिलित नहीं है? संस्कृति का संरक्षण, गरिमामय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, जल के नीचे जीवन, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारियों का निर्माण। उसका आंसर फर्स्ट होगा, संस्कृति का संरक्षण इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा ऋणकर्ता और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक यानी शेयर होल्डर है? इसका आंसर थर्ड होगा, इंडिया। वर्ष 2019 के लिए भारत का अंतरिम रक्षा बजट कितनी राशि का है? तो जो 19-20 का जो बजट था वो 3,01,866 करोड़ रुपए था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्धकालीन
आर्थिक साधन नहीं है। परित्याग, परित्याग एक आर्थिक, युद्धकालीन आर्थिक साधन है। आईसीटी पद का, सॉरी आईओटी पद का क्या तात्पर्य है? आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट होगा। निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना के वर्ष के अनुसार क्रम में सुव्यवस्थित करें। इसका आंसर फोर्थ होगा। पहले आशियान बना, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बिम्स्टेक, और फिर सबसे लास्ट में सीपेक, फोर्थ। CAATSA, इसका आंसर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, फर्स्ट आंसर। रक्षा अर्थशास्त्र का एक मूल उद्देश्य है रक्षा व्यय रक्षा आवश्यकताओं के अनुपात में होना चाहिए। बिल्कुल सही, पहला। इसका फर्स्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। किसने इंडियाज क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसीज 1947 to 65 पुस्तक लिखी? तो ये लॉरेन जे कैविक का पुस्तक है, ऑप्शन बी। शौर्य प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सतह से सतह पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल है। यह एक सबसोनिक प्रक्षेपास्त्र है। यह भारतीय K-15 प्रक्षेपास्त्र का भू परिवर्तित लैंड वेरिएंट है, ये भी सही बात है। नौसेना और स्थल सेना दोनों द्वारा इस प्रक्षेपास्त्र का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है, यह एक सबसोनिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है। इसका आंसर सेकंड होगा। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV मार्क 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह इसरो द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी का एक उपग्रह है, ये गलत लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण एवं चालक दल यान व्हीकल फॉर क्रू की भूस्थैतिक कक्षा तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। ये है। इस परियोजना में एक विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, ठीक है। यह अब तक का भारत का सबसे अधिक वजनी रॉकेट है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इसका होगा आंसर। यह इसरो द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी का उपग्रह है, ये नहीं है, सही नहीं है। DRDO की उस रॉकेट प्रणाली का नाम बताइए जिसे अचूक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के रूप में विकसित किया गया है। ये एक पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस का एक भौतिक घटक नहीं है? टर्मिनल
कंड्यूट, नोट्स, डाटा मैनिपुलेशन, नोट्स, थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन त्वरित क्रियान्वयन निर्णय प्रणाली से संबंधित नहीं है? अधुनातन आसूचना संग्रहण, त्वरित आसूचना विश्लेषण, उपयुक्त एवं प्रभावी बजट निर्माण, परिस्थितियों की सटीक जानकारी। तो इसका आंसर तीसरा होगा, तीसरा ऑप्शन, उपयुक्त एवं प्रभावी बजट निर्माण इससे संबंधित नहीं है। RCAAP से क्या तात्पर्य है? RCAAP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी, तीसरा ऑप्शन। भारत के रक्षा क्षेत्र में वर्तमान में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है? तो इसका आंसर 74% होगा, सेकंड ऑप्शन है। US प्रणाली के BMD घटकों में THAAD थर्ड का तात्पर्य है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड, सेकंड ऑप्शन। पद 2+2 किससे संबंधित है? 2+2 भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी, बी, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। स्टक्सनेट 2010 साइबर अंतध्वंस किस पर हमला था? ये जो है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम सिस्टम पर ये हमला था, इसका आंसर फर्स्ट होगा। इसमें से किसने कहा था कि थर्ड वेव विश्व मंच पर नई समस्याएं, संचार की एक नई संरचना और नए नायक लाती है? ये सभी व्यक्तिक राष्ट्र राज्य की शक्ति को अत्यधिक रूप से सिकोड़ती है। ये जो कथन है वो हर्बर्ट सिप्रो का है, पहला आंसर। 1998 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के शांतिपूर्ण अभ्युदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? आर्थिक पुनरुत्थान, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास, सुप्रशिक्षित मानव संसाधन, बढ़ती जनसंख्या। तो जो बढ़ती जनसंख्या है वो इसका कारक उत्तरदायी नहीं है। ESRO का अर्थ है, इसका ESRO का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन। भारत की 1969 से 74 की रक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य किस पर आधारित था? तो इस समय जो है 1969 से 1974 तक के बीच में युद्धपोत डिज़ाइन और युद्धपोत के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भारत का लक्ष्य था, सेकंड ऑप्शन। ये अभिकथन और तर्क है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभिकथन कह रहा है ऑपरेशन सद्भावना ने कश्मीर में सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच अपार सद्भाव उत्पन्न किया है। इसका तर्क दे रहा है कि ऑपरेशन सद्भावना अधिक जन केंद्रित होने का एक प्रयास था और स्थानीय नागरिकों पर न्यूनतम बल के प्रयोग पर आधारित था। तो इसका आंसर तीसरा होगा, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, जो अभिकथन है, उसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है वो एकदम सही है। अगला अभिकथन है किसी एक देश के अंदर का संघर्ष इस प्रकार से पड़ोसी देश पर कुप्रभाव डालता है कि पड़ोसियों के बीच शस्त्र होड़ शुरू हो जाती है।
इसके लिए तर्क दे रहा है कि शस्त्र होड़ से देशों की रक्षा व्यय में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिससे युद्ध का खतरा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कथन और तर्क है वो दोनों सही है, लेकिन जो तर्क यहाँ पे दिया गया है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 होगा सही आंसर। कथन है, समकालीन युग में अमेरिका एकमात्र देश है जिसके पास पूर्ण ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की क्षमता है। जिसके लिए तर्क दे रहा है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मूलतः अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य साझेदारी के माध्यम से वैश्विक तेल और गैस संसाधनों और ट्रांजिट चेक पॉइंट्स का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो दोनों सही है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 4 होगा सही जवाब। अगला अभिकथन है, प्रांतीयतावाद इस धारणा पर आधारित है कि भूमंडलवाद अभी भी अपरिपक्व है। तर्क दे रहा है इसके लिए, तथापि प्रांतीयतावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक मान्यता प्राप्त विशेषता है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक सुस्थापित तथ्य हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी जो अभिकथन और तर्क है वो दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अभिकथन है, अत्यंत प्राचीन समय से ही अर्थ को पृथ्वी पर सामान्य स्वस्थ और प्रसन्नता से संबंधित एक शास्त्र के रूप में माना गया है। जिसके लिए तर्क दे रहा है, केवल राज्य का क्रियाकलाप पृथ्वी की संरक्षा द्वारा सामान्य आरोग्य को संभव बना सकता है और इसकी प्राप्ति को शास्त्र का भाग घोषित किया गया है। इसका आंसर फर्स्ट होगा ऑप्शन 1, क्योंकि ये कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1। इसरो के निम्नांकित अंतरिक्ष मिशनों को उनके शुरू किए जाने के वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर होगा ये आपके पास है IRNSS सेकेंड, बी है GSAT यानी GSAT 31, सी है मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट और डी है रिसोर्स सेट 2A। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इन सब में से पहले बना था, जो सबसे अभी जल्दी बना है वो है GSAT 31, यानी बी सबसे पहले होना चाहिए। बी देखिए कौन सा ऑप्शन में, 4th में, यानी कि इसका आंसर 4th होगा। निम्नांकित आपदाओं को उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करें। उत्तराखंड बाढ़, चेरनोबिल दुर्घटना, फुकुशिमा त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। आरोही क्रम में करना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन सब में से सबसे पहले हुआ था। फिर हुआ था चेरनोबिल, फिर फुकुशिमा और सबसे लास्ट में हुआ था जल्दी ही उत्तराखंड बाढ़।
भारत के निम्न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को उनके पदभार ग्रहण करने के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे एनएसए हैं वो ब्रजेश मिश्रा जी थे, फिर उसके बाद जयन दीक्षित, तो डी बी देख लेते हैं किसमें, डी बी सेकेंड ऑप्शन में है, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा। फिर ए सी यानी एम के नारायण जी, और फिर उसके बाद शिव शंकर मेनन जी, और अभी वर्तमान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम है अजीत डोवाल। तो ये क्रम होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित संगठनों को अवरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका जो अवरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से सबसे नया कौन है, उसको पहले लिखना पड़ेगा, फिर उससे पुराना बाद में, और सबसे पुराना सबसे लास्ट में। तो इसमें अफ्रीकी संघ है, बिम्स्टेक है, GCC है, और SCO है। तो इसका ऑप्शन होगा जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे नया बना हुआ है इन सब में से, तो डी पहले आना चाहिए, फिर आना चाहिए बी, फिर सी, और फिर ए। तो ऑप्शन A1 हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 सही आंसर। नीचे दिए गए संगठनों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसरो, DRDO, NTRO, NRSA। तो इन सब में से DRDO, फिर इसरो, यानी फोर्थ ऑप्शन सही जा रहा है, DRDO, इसरो, फिर NRSA, और फिर लास्ट जो बचा C यानी NTRO। फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका। मिलान करना है तो देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया देश का नाम दिया और राइट साइड में सूची सेकंड में दिया हुआ है MTCR में शामिल होने का वर्ष। ऑस्ट्रेलिया यहाँ ज्वाइन किया था 1990 में, ब्राज़ील ज्वाइन किया था 1995 में, फ्रांस ज्वाइन किया था 1987 में, और सबसे लास्ट में भारत ज्वाइन किया है 2016 में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। लातविया, ताजिकिस्तान, सीरिया, अज़रबैजान, और इन देशों का जो क्षेत्र दिया हुआ है सेंट्रल एशिया, बाल्टिक क्षेत्र, कॉकेशस क्षेत्र, मध्य पूर्व। तो जो सीरिया है सबसे पहले हमने पढ़ा था वो मध्य पूर्व में है, फिर कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, और जो लातविया है वो है बाल्टिक क्षेत्र में, और इसके बाद जो बचता है अज़रबैजान, वो कॉकेसस क्षेत्र में होगा, D4 सॉरी D3। तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा A2, B1, C4, D3। कुछ अगले क्वेश्चन में कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उसके लेखकों के नाम दिए हुए हैं। सही
मिलान करना है। तो जो पहला पुस्तक है चेन ऑफ कस्टडी, इस पुस्तक की लेखिका अनीता नायर हैं। दूसरा कारगिल टर्निंग द टाइड, इस पुस्तक के लेखक हैं मोहिंदर पुरी जी। तीसरा फाइटिंग टू द एंड, पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर, इसका ऑप्शन है सी क्रिस्टिन फेयर। और जो चौथा है चाइनीज़ अप्रोच टुवर्ड्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इसको लिखा है सना हाशमी ने। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड। पहले लिस्ट में आतंकवादी घटना है या जो हमला हुआ था, और जो दूसरा है उसका डेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले संसद की घटना कब हुई थी? 2001 में। उरी की घटना कब हुई थी? 2016 में। 2016 सितंबर में, 18 सितंबर 2016 में उरी हुआ था। पठानकोट की घटना हुई थी 2 जनवरी 2016, और मुंबई की जो घटना हुई थी वो सबको पता है 26 नवंबर 2008। यानी कि हो गया संसद A3, B1, C4 और D सेकंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं और बगल में उसके साझेदार जो पार्टनर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, सही मिलान करना है। तो जो पहला दिया हुआ है रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। दूसरा प्रबल दोस्टेक, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तीसरा उल्ची फ्रीडम गार्डियन, ये जो है वो साउथ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। और जो डी है एनाकोंडा, वो नाटो का मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब जो हमारे सामने आ रहा है 91वां क्वेश्चन, वो एक पैराग्राफ है। तो अगर इसको हम सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो ये इस तरीके का पैराग्राफ आएगा और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही आसान होता है। इसको आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जून 2019 का ये क्वेश्चन पेपर था, और मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर कोई बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन गलत हो गया हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।